हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीएसपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ डीपीएसपी। और आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स पे एक वीडियो बनाई थी, आई होप आप उसको देख चुके हैं। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देखिए एंड देन इस वीडियो में आइए, ताकि आप दोनों की डिफरेंस समझ सको कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आई होप आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जाके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, जिससे मैं बूस्ट होती हूँ ताकि और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर हम बात करें अपने डीपीएसपी की, ठीक है, तो हमारे जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल्स लिखती जाऊँगी, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने नोट्स एक पेज में जो रखे हुए हैं नोट्स, तो मैं इनको अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी चढ़ा दूँगी ताकि आप वहाँ से भी ले सकते हैं इनको। और अगर आप वहाँ से नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखते जाऊँगी, तो आप वहाँ से हिंट लेके अपने थोड़े से नोट्स फ्रेम कर लीजिए ताकि आपको रिवाइजिंग पर्पसेस के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने जो डीपीएसपीज़ हैं, ठीक है, तो डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो वो हमारे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट 4 में आते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल 36 to 51 आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 आते हैं। तो आप मेरे को कमेंट में ये लिख के बताइए कि जो आर्टिकल 35 है और उसके पिछले के आर्टिकल्स वो किस में आते हैं, कौन सी जो है कैटेगरी में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप उसको लिख के बताइएगा। आई होप आप आंसर देने में सक्सेसफुल रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 और आर्टिकल 36 to 51 आते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो ये लिए कहाँ से थे हमने, तो आयरिश से लिए थे। ठीक है, आयरिश एक कंट्री का नाम है, वहाँ से हमने इनको डिराइव किया था। और आयरिश ने कहाँ से लिए थे, वो लिए थे स्पेनिश से। कहाँ से लिए थे, स्पेनिश से। ठीक है, आयरिश ने कहाँ से लिए थे, वो स्पेनिश से लिए थे। और आयरिश से किसने लिए, फिर इंडिया ने लिए। ठीक है, इंडिया ने 1937 में इनको लिया। आई होप आप यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक मिनट। ठीक है, इंडिया ने कब लिया था आयरिश से, 1937 में लिया था। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आई होप सभी को पता होगा, तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इन फंडामेंटल राइट्स को नॉवल फीचर्स बोला हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एमसीक्यू जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिला हुआ है कि ये पूछ लिया जाता है कि नॉवल फीचर्स किसने बोला हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो ये बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। क्या है, नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, तो नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, मतलब इनको हम जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हम उनको इन्फोर्स करा सकते हैं स्टेट में जाके, वैसे इनको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। और इनको नॉन जस्टिसेबल क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री इतनी डेवलप नहीं है कि इनको इन्फोर्स करा सके, तो इसीलिए अभी ये फ़िलहाल तो नॉन जस्टिसेबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। मैंने बोला था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, तो वो हमारे जो है डीपीएसपी जो है उनके थ्रू हमें जो है मिलती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ़्लो चार्ट्स की फॉर्म में थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की हुई है, क्योंकि फ़्लो चार्ट से जो है आप आराम से इजीली जो है समझ पाएंगे कि क्या डीपीएसपी को कैसे क्लासिफाइड किया। अब डीपीएसपी को क्लासिफाइड किया 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। पहले हैं आपके सोशलिस्ट, फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स, और थर्ड है आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अगर हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो इनको सोशलिस्ट क्यों बोला हुआ है, क्योंकि इसमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और गांधीयन प्रिंसिपल्स
क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ये गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है, ये कुछ गांधीज के आइडियल्स थे जिनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और थर्ड जो लिबरल इंटेलेक्चुअल, इनको इसीलिए बोला हुआ है क्योंकि लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अब हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, अब कोई भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ बिल्कुल जो है केयरफुल होके पढ़ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप जस्ट जो है यहाँ से नोट्स को उतार लीजिए और जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? आर्टिकल 38 में आता है। और आर्टिकल 38 में क्या बोला हुआ है कि हम जो है लोगों की वेलफेयर करेंगे, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवा के, चाहे वो फिर सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, किसी भी प्रकार का जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फर्स्ट ये लिखा हुआ है कि टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द, सो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, तो इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करना है। इनकम के बेसिस पे कोई इनइक्वालिटीज़ है या फिर किसी और बेसिस पे कोई इनइक्वालिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, तो उन इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करना ताकि सभी जो लोग हैं वो इक्वल हो सके। आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 में बेसिकली 6 तरीके की फ्रीडम्स जो है वो लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 39 में फर्स्ट लिखा हुआ है कि हर एक जो है, हर एक जो सिटीजन है उसको राइट है कि वो एक एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड जिए, ठीक है। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मटेरियल जो मटेरियल सोर्सेज हैं, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको इक्विटेबली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के बीच में। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है उसको प्रिवेंट किया जाएगा और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी अच्छे से देखा जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि अगर चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों को ही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, मतलब जैसा वो काम करेंगे उनको उसके बदले वैसी पे मिलेगी, ठीक है। अगर एक फीमेल भी टीचर है एक मेल भी टीचर है तो उनको टीचर इतनी ही पे मिलेगी, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ है उनको प्रिजर्व करेंगे और जो चिल्ड्रंस हैं फोर्सफुल अब्यूज़ के अगेंस्ट उनको भी बचाएंगे। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ताकि एक हेल्दी डेवलपमेंट हो सके चिल्ड्रंस की, ठीक है। तो ये आता है आपका आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39A जो है, आर्टिकल 39A पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल जो 39A है, आर्टिकल 39A को हमने जोड़ा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ छोटा छोटा, 1976 के थ्रू। सो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है बट मैं आपको जस्ट फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। ये मैंने सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है इस चीज़ को हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया कि एक इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है दी जाए लोगों को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ऊपर पढ़ा ना हमने अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इस चीज़ को भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही जोड़ा गया है, ठीक है। 1976 में इस चीज़ को भी तभी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार MCQ पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है कि हर एक बंदे को जो है राइट है कि वो वर्क करे, ठीक है। उसको एजुकेशन है और उसको पब्लिक असिस्टेंट, मतलब यानी कि पब्लिक असिस्टेंस भी मिलेगी अगर वो अनएम्प्लॉयड है या ओल्ड एज है, सिकनेस है या डिसेबल है, किसी तरीके से वो जो है काम नहीं कर सकता या फिर बीमार है या फिर बूढ़ा हो चुका है या फिर उसके पास काम नहीं है, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जो है पब्लिक असिस्टेंस देगी, मतलब यानी कि हेल्प देगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 42 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है कि एक जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होगी एंड मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा लोगों को। उसके बाद क्या है कि एक लिविंग वेज, ये है हमारा आर्टिकल 43 बेसिकली। आर्टिकल 43 में क्या लिखा हुआ है कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी सारे वर्कर्स को अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद है 43A कि जो वर्कर्स हैं उनको जो है पार्टिसिपेशन मिलेगा, उनको स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि वो इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के में भी पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट जो आर्टिकल 47 है, यहाँ पे क्या बोला गया है? आर्टिकल 47 में बोला गया है कि जो न्यूट्रिशन का लेवल है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन का लेवल है और पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, वो भी जो है डेवलप की जाए, ठीक है। अब ये थे आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, आपने इनके आर्टिकल्स को याद रखना है अच्छे से। अब आ जाते हैं हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स में, ठीक है। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स में सबसे पहले बोला हुआ है कि विलेज पंचायत, गांधी जी का यही था कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो। सेकंड है, गांधी जी चाहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो ताकि विलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट बने और इकॉनमी ग्रो हो। आर्टिकल 43V क्या बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए और इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि जो भी जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गांधी जी चाहते थे कि जो भी इंटॉक्सिकेंट है, ड्रिंक्स होते हैं या फिर जो भी इंटॉक्सिकेंटिंग ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको जो है आपको रोकना है, जो कि डेंजरस हैं, जो इंजरस हैं हेल्थ के लिए, उनको आपको नहीं सीख करना है। उसके बाद गांधी जी का जो लास्ट आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल 48। यहाँ पे क्या बोला गया है कि काउज के स्लाटर या फिर जो भी दूध देते हैं जानवर, उनको, उनका जो है स्लाट कभी नहीं करना है, उनको कभी नहीं मारना है, या उनका जो है कभी भी उनको स्लाट नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल्स में, दैट इज़ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इसमें आर्टिकल 44 आता है जो कि बोलता है कि पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ठीक है, जो एक कंट्री फॉलो करेगी। उसके बाद जो ये चीज़ जो है आर्टिकल 45, इसको, हाँ, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है। तो उसको शायद कब जोड़ा गया इसको? 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, ये भी याद रखना, 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कब 2002 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ याद रखना आप। उसके बाद आर्टिकल 48 है, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि हमें जो मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना है मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस के थ्रू, ठीक है। इससे हमारी कंट्री की इकॉनमी और ज़्यादा ग्रो होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आर्टिकल 48(8)(a) है, ये क्या बोलता है कि हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करनी है हेल्थ नहीं, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना है, वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है। और इस चीज़ को भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जोड़ा गया। तो जो मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ उसको नोट करते चलो। उसके बाद आर्टिकल 49 है कि हमें जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी प्लेसेस हैं, जो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनको हमें जो है प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि हमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जीक्यूटिव सेपरेट होंगे उतना ज़्यादा जो है जुडिशरी इफेक्टिवली काम कर पाएगी। और जो आवर लास्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 51, ये बात करता है कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, एक जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बनानी है नेशंस के बीच में, एक रिस्पेक्ट जो है इंटरनेशनल लॉ को करना है, जो भी ट्रिटीज़ होंगी इंटरनेशनल में उनको रिस्पेक्ट करना है, और हमें जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको सेटल करने की कोशिश करनी है। तो ये आज की वीडियो थी। सो आई होप this topic is clear to everyone. So if you find this video useful, then like, share and subscribe to my YouTube channel, and stay tuned for more videos on my YouTube channel.